तो चलिए दोस्त, फिर से शुरू करते हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन का लेक्चर नंबर 4। मैं आशा करता हूं कि लेक्चर नंबर 3 आप देख चुके होंगे, ठीक। और इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं आगे का। जैसे कि हमने कल आपको बता दिया था, कल हमने आपको बहुत कुछ इसका मेजर हिस्सा बता चुका हूं, ठीक। आज जो हमारा टॉपिक है वो है ओवरी, ठीक। आज हम ओवरी पढ़ने वाले हैं। तो ओवरी जो होती हैं संख्या में कितनी होती हैं, तो आप डायग्राम को देखें और बताएं। ओवरी जो होती हैं ये संख्या में 2 होती हैं। ओवरी संख्या में 2 होती हैं। अब आप ये बताओ कि ओवरी की ओरिजिन कैसी है। तो ओवरी की जो ओरिजिन है वह होती है मेसोडर्मल। और ओवरी कितने लिगामेंट से जुड़ी होती है, तो ऊपर की तरफ मीजो ओवेरियन से, ठीक। ये वाला ओवेरियन लिगामेंट और जो पेल्विक वाल से जुड़ा होता है उससे कहा जाता है सस्पेंसरी लिगामेंट। आप इतना समझ चुके होंगे। ये हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। और इसके आगे अब हम पढ़ने वाले हैं ये ओवरी हैं, ठीक। ओवरी जो होती हैं ये टेस्टिस के समान होती हैं। टेस्टिस भी गैमेट को फॉर्म करते हैं, गैमेट यानी स्पर्म, और ओवरी भी फॉर्म करती हैं। तो ओवरी और एक टेस्टिस में एक मेजर डिफरेंस ये होता है कि ओवरी के अंदर oogenesis ऊ का मतलब होता है ओवम, जो जेनेसिस का मतलब होता है बनना। ये बॉडी टेम्परेचर पे हो सकता है, लेकिन स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्म का बनना बॉडी टेम्परेचर पे नहीं हो सकता है। इसलिए ओवरी एब्डोमिनल रीजन में पाई जाती हैं, जबकि जो टेस्टिस होता है वो बॉडी के बाहर होता है। एक पॉइंट लिखा जाता है कि ओवरी और होमोलोगस टू टेस्टिस, लेकिन ये जो ओवरी होती हैं ये टेस्टिस से छोटी होती हैं, वर्षण से थोड़ा सा छोटी होती हैं, ठीक। ये हो गया टेस्टिस। लेकिन दूसरा क्वेश्चन ये आता है कि स्पर्म जो है या स्पर्मेटोजेनेसिस जब से शुरू हो जाती है, प्यूबर्टी से पूरा जन्म चलती है, लेकिन oogenesis की जो प्रोसेस होती है वो मीनोपाज या 40 से 45 ईयर ओल्ड फीमेल में बंद हो जाती है, ठीक। बंद हो जाती, क्यों बंद होती है, कैसे बंद होती है, ये हम आगे कंटिन्यू करेंगे। अब हम जान लेते हैं ओवरी की डिटेल स्टडी, ठीक। ये वाली ओवरी, इसको पढ़ने वाले आज हैं हम लोग, ठीक। आप हमारे साथ में डायग्राम ड्रॉ करते चलिएगा। ये हमारी पूरी एक ओवरी, मान लो कि ये ओवरी मान लो, ठीक। आप डायग्राम अपने हिसाब से अपनी कॉपी की लेंथ को देखते हुए बनाइएगा, ठीक। ये हमारी एक पूरी ओवरी है, ठीक। अब ओवरी जो है या oogenesis जो होती है, तो बर्थ जब एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट यानी जो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट गेस्टेशन पीरियड में होता है, तभी फीमेल के अंदर प्राइमरी ओगोनियम या प्राइमोर्डियल ओगोनियम बन जाती हैं। बर्थ के बाद में कोई भी ओगोनियम ऐड नहीं होती है, ठीक। तो ऐड नहीं होती, ऐसा समझो। हमने आपको बताया था कि जैसे ये वाली एक ओवरी है, ठीक। ओवरी, इसके अंदर ये है, तो इस वाले रीजन को कहा जाता है कॉर्टेक्स। इस वाले रीजन को कहा जाता है कॉर्टेक्स, और इस वाले रीजन को कहा जाता है मेडुला, ठीक। तो कॉर्टेक्स के अंदर समझ लो, फिर हम इसको शुरू करते हैं। कॉर्टेक्स के अंदर हमारी फॉलिकल होती हैं। कॉर्टेक्स के अंदर लिख लो, कॉर्टेक्स के अंदर फॉलिकल होती हैं। फॉलिकल का मतलब होता है ओगोनियम होती हैं, ठीक, जबकि होती हैं। और मेडुला के अंदर, जो हमारे मेडुला है, इसको ऐसा करके लिख लो, मेडुला के अंदर नर्व वैस्कुलर होते हैं। इसमें
फॉलिकल नहीं होती, इसमें फॉलिकल नहीं पाई जाती, इसमें फॉलिकल नहीं पाई जाती। अब तुमसे पूछ सकता है कि ओवरी के किस रीजन में फॉलिकल पाई जाती हैं। आप इतना लिख चुके होगे, लिख लो, 1 मिनट का टाइम दे रहे हैं आपको। फिर से आगे कंटिन्यू करते हैं, ठीक। ये हो गया हमारा पूरा। ठीक, तो ये हो गया। अब जब लड़की या गर्ल की बर्थ होती है तो एट द टाइम ऑफ बर्थ 2 से 3 मिलियन प्राइमोर्डियल फॉलिकल होती हैं। यहाँ पे लिख लो एट टाइम बर्थ, एट टाइम बर्थ ऑफ गर्ल, ठीक। तो प्राइमोर्डियल फॉलिकल 2 से 3 मिलियन होती हैं, 2 से 3 मिलियन होती हैं। लेकिन प्यूबर्टी, परिपक्वता 11 साल तक आते आते ये मिलियन से डिक्रीज हो जाती हैं और ये बचती हैं 60,000 से 80,000, 60,000 से 80,000 बचती हैं, ठीक। ये इतनी बचती हैं और इस डिजनरेशन या डिजनरेट को कहते हैं अट्रेसिस कहा जाता है, ठीक। ये होता है। अब आप जान लो इधर कि जैसे कि ये हमारी, इसमें ये नर्व है, ये नर्व मान लो, कॉर्टेक्स मान लो, ये नर्व है, ठीक। ये हमारी होती हैं फॉलिकल, ये हमारी होती हैं फॉलिकल, ठीक। ये 2 से 3 मिलियन फॉलिकल हैं, ये मान लो प्यूबर्टी होने वाली है, ठीक। अब जो हमारा हाइपोथैलेमस होता है, मैं आपको बिल्कुल शुरू लेवल से पढ़ा रहा हूँ। जैसे कि ये हमारा हाइपोथैलेमस है, ठीक। ये वाला हाइपोथैलेमस है, हाइपोथैलेमस, ठीक। अब ये वाला हमारा है पिट्यूटरी, ठीक। ये हमारा पिट्यूटरी है। अब ये वाला इसका एंटीरियर रीजन है और ये वाला इसका पोस्टीरियर रीजन है। तो ये हो गया, ये हमारा हाइपोथैलेमस है और ये हमारा एंटीरियर पिट्यूटरी, ये हमारा पोस्टीरियर पिट्यूटरी। तो हाइपोथैलेमस से एक हार्मोन निकलता है GnRH। तो GnRH का फुल फॉर्म होता है गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। ये आपको हम 11th में पढ़ा चुके हैं, या पढ़ाएंगे, ठीक। आप हमारे साथ में बने रहिएगा और आपको सब समझ आएगा, ठीक। ये GnRH निकलवाता है, एंटीरियर पिट्यूटरी पे काम करेगा और यहाँ से 2 हार्मोन निकलते हैं। एक होता है FSH का मतलब होता है फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, और दूसरा होता है LH हार्मोन, जिसे कहते हैं ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। तो FSH हार्मोन GnRH निकालेगा और ये FSH हार्मोन काम करेगा, किसके ऊपर काम करेगा? FSH, किसको कैसे भी लिख सकते हो, ये काम करेगा प्रीमोर्डियल फॉलिकल के ऊपर और इनके साइज को करा देगा इंक्रीज। ऐसे समझो, जो हमारा हाइपोथैलेमस है उससे निकलता है एक हार्मोन गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, और वो काम करेगा एंटीरियर पिट्यूटरी के ऊपर और उससे निकलवाएगा LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और FSH फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, लिख लेना। और ये फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन काम करेगा किस पे? प्राइमोर्डियल फॉलिकल के ऊपर, और इनको बड़ी कराएगा। ये फॉलिकल बड़ी कराएगा, ये फॉलिकल बड़ी होंगी, ठीक। ये एक फॉलिकल बड़ी हुई और इसके साथ में ये फॉलिकल लगी हैं, ये वाली फॉलिकल लगी हैं, ठीक। इसको कहते हैं प्राइमरी फॉलिकल, ठीक। और इन जो फॉलिकल हैं इनको कहते हैं ग्रैनुलोसा सेल, ठीक। आप ऐसा समझो,
जैसे कि आप आगे बढ़ रहे हो, बड़े हो रहे हो, तो आपके साथ में लोग लगे हुए हैं और आगे चलो, साथ कहते हैं यार लगे रहेंगे तो हम भी बढ़ जाएंगे, और तुमको वो कहेंगे और आगे चलो और आगे चलो, और कहीं इतना भी आगे ना चले जाना कि उनके कहने पे तुम्हें फटना पड़े। ठीक, तो ये होते हैं ग्रेनुलोसा सेल, और ये अंदर होती हैं प्राइमरी फॉलिकल होती हैं, और फिर एफएसएच का लेवल बढ़ता है, फिर एफएसएच का लेवल, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन का लेवल बढ़ता है, तो ये बना देता है सेकेंडरी फॉलिकल, या सेकेंडरी फॉलिकल बना देगा। ठीक, और जो सेकेंडरी फॉलिकल बनाती हैं तो इसमें एक तरह की लेयर बन जाती है, और इस लेयर को कहा जाता है, ये लेयर किसकी होती है, ये लेयर होती है ग्रेनुलोसा सेल की। ये जो लेयर है ये ग्रेनुलोसा सेल की लेयर होती है। ये ग्रेनुलोसा सेल एक लेयर बना लेती हैं, मल्टी लेयर होके मल्टी लेयर बना लेती हैं, इस लेयर को ग्रेनुलोसा सेल कहा जाता है, इसको कहते हैं लेयर। ठीक, अब ये जो ग्रेनुलोसा सेल की लेयर होती है, और इस लेयर का नाम दिया जाता है थीका लेयर। ठीक, थीका लेयर कहते हैं। अब जब ये थीका लेयर होती है, अच्छा ये बताओ, कोई लेयर है तो उसका बाहरी भाग भी होगा और अंदर का भी भाग होगा, तो ये इसके दो लेयर हो, एक से कहते हैं थीका एक्सटर्ना, और ये बाहर होगी उसे कहते हैं थीका इंटरना मतलब अंदर, इंटरना। ठीक, ये लेयर होती हैं। अब ये ग्रेफेन फॉलिकल हो गए। ठीक, ये सेकेंडरी फॉलिकल है, ये वाली सेकेंडरी, यहाँ पे लिख लेना सेकेंडरी फॉलिकल, इसको लिख लेना सेकेंडरी फॉलिकल। ठीक, सेकेंडरी फॉलिकल। अब ये सेकेंडरी फॉलिकल फिर आगे बढ़ेगी। अच्छा बताओ, जब ज़्यादा लोग होते हैं तुमको बहुत प्रोत्साहित कर रहे हैं और आगे बढ़ो, तो तुम्हारे अंदर छोटा छोटा छेद होने लगता है, मतलब छेद का मतलब इन द सेंस कि इसके आपके अंदर कैविटी बनने लगती है, लेकिन यहाँ पे सेकेंडरी फॉलिकल कह नहीं पाती है, शो नहीं कर पाती है, लेकिन इसके अंदर एक कैविटी जो है वह बन रही होती है, और सेकेंडरी फॉलिकल के अंदर मियोसिस होती है, और मियोसिस होने के बाद में, जैसे कि सेकेंडरी फॉलिकल है इसमें मियोसिस होगी, और मियोसिस होने के बाद में एक प्राइमरी oocyte बन जाएगा, प्राइमरी oocyte और प्राइमरी फॉलिकल में बहुत डिफरेंस होता है। प्राइमरी फॉलिकल आगे बढ़ेगी तो वो सेकेंडरी फॉलिकल बनाएगी, फिर सेकेंडरी फॉलिकल के अंदर मियोसिस होगी, वो प्राइमरी oocyte बनाएगा, और फर्स्ट पोलर बॉडी बन जाएगा, पोलर बॉडी। अब कहोगे फर्स्ट पोलर बॉडी का मतलब क्या होता है, तो यहाँ पे ये होता है कि एक सेल डिवाइड करके दो सेल बनाते हैं, यहाँ पे डिप्लॉयड है, यहाँ पे हैप्लॉयड हो जाएगा। इसका क्रोमोसोम और इसका क्रोमोसोम बिल्कुल सेम होगा, लेकिन तुम देख रहे हो इसका साइटोप्लाज्म ज़्यादा है, इसका साइटोप्लाज्म कम होता है। तो क्वेश्चन आता है कि जो फर्स्ट पोलर बॉडी है वो कहाँ बनती है, तो फर्स्ट पोलर बॉडी फॉर्म इन ओवरी। आप इतना लिखिए, तो ये फर्स्ट पोलर बॉडी बन गई हमारी। फर्स्ट पोलर बॉडी कहाँ बनेगी, ओवरी में। पहली पोलर बॉडी ओवरी के अंदर बनती है, जो हमारी प्राइमरी oocyte होती है, उसका क्रोमोसोम हैप्लॉयड होता है, पोलर बॉडी का हैप्लॉयड होता है, लेकिन इसमें डिफरेंस क्या होता है, दोनों का क्रोमोसोम सेम होते हैं, लेकिन इसका जो हमारा क्या साइटोप्लाज्म इसमें कम होता है, इसमें साइटोप्लाज्म थोड़ा सा ज़्यादा होता है। यह हमारी सेकेंडरी फॉलिकल बन गई। अब सेकेंडरी फॉलिकल फिर एफएसएच थोड़ा सा बढ़ेगा, और यह बना देगा टर्सरी फॉलिकल। अब टर्सरी फॉलिकल यह बना देगा टर्सरी फॉलिकल। ठीक, अब टर्सरी फॉलिकल बन जाएगा। अब ये कहता है ये धीरे धीरे जब लोग आगे बढ़ते हैं ना, तो इसके अंदर एक कैविटी धीरे धीरे बनने लगेगी। क्या बनने लगेगी, एक कैविटी धीरे धीरे बनने लगेगी। ये वाली पूरी कैविटी बन गई है, और इस जो कैविटी फ्लूइड फिल्ड कैविटी, पानी भर गया तुम लोगों के कहने से, फ्लूइड फिल्ड कैविटी इज नोन एज एंट्रम। ठीक, तो ये एंट्रम बन जाएगा, इस कैविटी को एंट्रम कहा जाता है। अब जो ये कैविटी बना देगा,
ये कैविटी बन गई कैविटी ग्रेफियन फॉलिकल। अब ये जो तीनों लेयर होती हैं, ये तीनों मिलके क्या रिलीज करती हैं? तीनों मिलके एस्ट्रोजन को रिलीज करती हैं। एस्ट्रोजन को रिलीज करती हैं। एस्ट्रोजन हार्मोन होता है, ये तीनों मिलके एस्ट्रोजन हार्मोन को निकालती हैं। ठीक, आपने इतना समझा। फिर जो ये हमारी टर्सरी फॉलिकल है बेटा, ये टर्सरी फॉलिकल, ठीक, ये वाली सेकेंडरी फॉलिकल लिख लेना, टर्सरी फॉलिकल। और जो ये बहुत बड़ी बन जाएगी तो ये फिर थोड़ा सा आगे ऐसे बढ़ेगी, और जब इसको और बढ़ाता है तो ये डीजन मतलब ये फट जाएगी, ऐसे फट जाएगी ऐसे। और ये जो हमारा oocyte है, ये सेकेंडरी oocyte के रूप में जो हमारा oocyte है ये बाहर निकल आएगा इन द फॉर्म ऑफ सेकेंडरी oocyte। सेकेंडरी oocyte के रूप में ये बाहर निकल आएगा। यही oocyte फैलोपियन ट्यूब में जाता है और उससे फर्टिलाइजेशन होता है, देन जायगोट बनता है, मोरूला बनेगा, ब्लास्टुला बनेगा, एस्ट्रुला बनेगा, और उसके बाद में ब्लास्टोसिस्ट बन के इंडोमेट्रियम के यूट्रस के इनर वाल इंडोमेट्रियम में जाके इम्प्लांटेशन हो जाएगा। उसके बाद में गेस्टेशन पे चलने लगेगा। ये हम आगे आपको इम्प्लांटेशन में बताएंगे, थोड़ा सा इतना लिखो। अब बात ये आती है कि फुल्ली मैच्योर फॉलिकल को क्या कहते हैं? तो फुल्ली मैच्योर फॉलिकल को ग्रेफियन फॉलिकल कहते हैं। ये जो नाम होते हैं ये किसी ना किसी दिए होते हैं। तो ये फुल्ली मैच्योर हो गई थी, इसको देखा था राइनर डेग्राफ ने फुल्ली मैच्योर फॉलिकल को देखा था, और इसीलिए उसका नाम ग्रेफियन फॉलिकल, उनके नाम के ऊपर, ग्राफ के ऊपर ग्रेफियन फॉलिकल रखा गया। तो फुल्ली मैच्योर फॉलिकल इज नोन एज ग्रेफियन फॉलिकल। आप याद रखिए, ये सेकेंडरी oocyte निकला। अब ये बचे हुआ जो भाग होता है, जो ये हमारा बचा हुआ भाग होता है, इसको कहा जाता है कार्पस ल्यूटियम। क्या कहते हैं? कार्पस ल्यूटियम। और कार्पस ल्यूटियम जो होती है वो टेम्पररी इंडोक्राइन ग्लैंड का काम करती है। वर्क एज टेम्पररी इंडोक्राइन ग्लैंड का काम क्या होता है? हार्मोन रिलीज करना। ये प्रोजेस्टेरॉन रिलीज करेगा, एस्ट्रोजन रिलीज करेगा, एस्ट्रोजन रिलीज करेगा। कब तक? जब तक ये सेकेंडरी oocyte का फर्टिलाइजेशन नहीं हो जाता है, ये रिलीज करेगा। क्यों रिलीज करेगा? मान लो कि ये यहाँ पे एस्ट्रोजन निकाल रहा था, प्रोजेस्टेरॉन निकाल रहा था, अगर ये निकल रहा है तभी यूट्रस की इनर वॉल इंडोमेट्रियम मेंटेन है, तुम्हें जब तक पैसा मिल रहा है तुम तब तक काम कर रहे हो। कौन दे रहा है? पापा। और जिस दिन पापा पैसा देना बंद कर देंगे तुम कोई ना कोई खुद का इनकम सोर्स बनाओगे, वही ये बनाता है। लेकिन जब तुम्हारा सोचो कि वो तुमने जो काम किया था, उस काम के तुम्हें पैसा नहीं मिल रहा है तो तुम भी ख़त्म हो जाओगे। ये हमारा कार्पस ल्यूटियम बन गया, और कार्पस ल्यूटियम वर्क एज टेम्पररी इंडोक्राइन ग्लैंड की तरह काम करता है। और जो ये हमारा कार्पस ल्यूटियम जब फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, फर्टिलाइजेशन कहाँ होगा? फैलोपियन ट्यूब में होगा। फैलोपियन ट्यूब के किस रीजन में होगा? तो एम्पुलरी स्टमक रीजन पे उपलब्ध होता है। ये सेकेंडरी oocyte वहाँ पे पहुँच जाता है। नीचे इसकी जो लगा होता है, क्या लगा होता है इसके नीचे? झालर। कैसे झालर? फिम्बरी इसको कैच कर लेती हैं। फिर ये अगर नहीं होगा तो ये आगे बना देगा ऐसे ऐसे। ये येलो कलर का होता है, येलो, अपीयर इन येलो कलर। लिख लो बेटा, सब लिखो आप, भाई वीडियो देख तो लिखोगे क्यों नहीं? अपीयर इन येलो कलर, ठीक। फिर जब फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो ये बना देगा कार्पस एल्बिकेंस। एल्बाइनो का मतलब होता है वाइट, और ये सफ़ेद कलर का होता है, वाइट कलर। अब हम आपको एक पॉइंट बताना चाहते हैं, थोड़ा थोड़ा छोड़ते रहते हैं साथ साथ में, कि जब मैच्योर ग्रेफियन फॉलिकल से सेकेंडरी oocyte निकलता है तो इस
प्रोसेस का कहा जाता है ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन, अंडोत्सर्ग, हिंदी में लिखे ना अंडोत्सर्ग, ओव्यूलेशन, यही ओव्यूलेशन होता है। और जब ओव्यूलेशन होता है, ओव्यूलेशन पूरी मेंस्ट्रुअल साइकिल के 14वें दिन होता है। अब आप थोड़ा यहाँ से सीख लो, इसको हम थोड़ा मिटा रहे हैं, अब आगे कंटिन्यू करते हैं। आप लिखो इसको फ्लॉक से। तो ये बात होगी, हमने आपको इतना बता दिया था, ठीक। अब आप लिख चुके होगे, साथ साथ में लिखते भी चलिएगा। ओव्यूलेशन हो गया। अब आप कहीं ये ना कह दें कि ये वाला रीजन क्या है, ये वाला, इसे कहते हैं ब्लड वेसल, ब्लड वेसल, ठीक। ये हो गया। अब तो हमने ये सब सुपरफिशियली पढ़ा है, अब इसके अंदर क्या होता है अब आप फिर से देखिएगा एक बार। याद रखना, ये डायग्राम अपने दिमाग में बसाए रखना। क्वेश्चन इज दैट कहते हैं आपको कैसे याद रखता है ना। तो एक लाइन है, किसी ने बोली, बहुत अच्छी लाइन, आंखें बंद करता हूँ तो उसका चित्र बना लेता हूँ, आंखें बंद करता हूँ तो इसका चित्र बना लेता हूँ, अंधेरे अंधेरे में उसके अंग अंग को सजा देता हूँ, भूलने की कोशिश बहुत करता हूँ पर भूल नहीं पाता हूँ, क्योंकि मन ही मन कई बार दोहरा लेता हूँ, ठीक। अब आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं, शेर शायरी का शौक़ नहीं है पर थोड़ा बहुत हंसी मजाक ज़रूरी है, ठीक। ये इतना हो गया। अब क्या होता है, जो हमारी फॉलिकल बढ़ रही थी वो निकाल रही होगी एस्ट्रोजन, बढ़ती हुई फॉलिकल एस्ट्रोजन को निकालती है। यहाँ लिख लो, तुम हिंदी में लिखते चलो, बढ़ती हुई फॉलिकल, बढ़ती हुई फॉलिकल, बढ़ती हुई फॉलिकल, बढ़ती हुई फॉलिकल एस्ट्रोजन को निकालती है, एस्ट्रोजन हार्मोन को निकालती है, एस्ट्रोजन निकालती है। अरे कुछ लिख लो, आप समझ तो चुके हैं, ये निकलती है। तो जब ये एस्ट्रोजन निकल रहा होगा, हमने आपको बताया था एस्ट्रोजन को निकालती है, ठीक। अब ये वाला है हमारा हाइपोथैलेमस, ये वाला है हमारा एंटीरियर पिट्यूटरी, ये वाला, और ये वाला है हमारा पोस्टीरियर पिट्यूटरी। तो बढ़ा हुआ एस्ट्रोजन जो होता है, बढ़ा हुआ एस्ट्रोजन जो होता है वो क्या निकलवाता है, वो निकलवाता है LH। LH का काम क्या होता है, LH का नाम होता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, और काम क्या होता है, ओव्यूलेशन में हेल्प करेगा। और ये काम करता है एंटीरियर पिट्यूटरी के ऊपर, और एंटीरियर पिट्यूटरी से निकलते हैं दो हार्मोन, एक निकलते हैं FSH और दूसरा निकलता है LH। लेकिन बढ़ा हुआ एस्ट्रोजन क्या निकलवाएगा, LH और निकलवाएगा, LH और निकलवाएगा, और यहाँ पे FSH प्लस LH निकलता है। देखो समझ नहीं रहे हो यार, ऐसे समझो कि जैसे ये जो हमारा बढ़ा हुआ एस्ट्रोजन है, ये हाइपोथैलेमस से कहेगा दद्दा GnRH निकालो, और हम LH निकलवाएंगे। तो LH ये निकलवा रहा है कौन, अपना एस्ट्रोजन हार्मोन। और ये जो क्या क्या निकालता है पहले से, ये LH और FSH दोनों निकालता है। जैसे कि तुम खाना खा रहे हो अलग बात है, लेकिन कोई तुम्हें रसगुल्ला भी दे गया तो ये बात है। लेकिन यहाँ पर भी LH है और यहाँ पे LH है, तो LH सर्ज आ गया, मतलब तुम्हारे ने पैसा जोड़ लिया तो ये LH सर्ज आ गया, LH सर्ज। अब ये LH सर्ज कब आएगा, 13वें दिन, 13वें दिन आएगा। जब मेंस्ट्रुअल साइकिल चल रही होगी तो भी 13वें दिन आएगा। ये बढ़ा हुआ लेवल ये LH सर जाता है, ठीक। और इसके ठीक 9 घंटे बाद, ठीक 9 घंटे बाद ओव्यूलेशन हो जाता है। आप ऐसे याद रखिएगा कि जो ग्रेफियन फॉलिकल है, ग्रेफियन फॉलिकल, ग्रेफियन फॉलिकल जो ये है, ग्रेफियन फॉलिकल जो ये है, ग्रेफियन फॉलिकल जो ये है, ग्रेफियन फॉलिकल, ठीक। ग्रेफियन फॉलिकल LH ला से लठ या लाठी, ये मारेगा इसको और कहता है चल फट, और जब ये फट जाएगा तो सेकेंडरी oocyte बाहर निकल आएगा, और इस प्रोसेस को क्या कहेंगे, ओव्यूलेशन। बेटा इवोल्यूशन नहीं, ये ओव्यूलेशन है, तो इसको कहा जाता है ओव्यूलेशन। कौन कराएगा, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन,
ये बढ़ा हुआ एस्ट्रोजन एडिशनल ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन निकलवाता है, जबकि एंटीरियर पिट्यूटरी का काम होता है कि वो LH FSH को निकाले। ये LH सर्ज हो गया, ठीक, LH सर्ज हो गया। आप इतना समझ चुके हो कैसे ओव्यूलेशन होता है। इसको आगे थोड़ा सा डिटेल हम और जाएंगे, अब डिटेल क्या होता है। आप पूछ लोगे सर क्या 14वें दिन ही ओव्यूलेशन होता है? तो ये तो मेंस्ट्रुअल साइकिल के ऊपर डिपेंड करता है। किसी की 28 दिन की है, किसी की 30 दिन की है, किसी की 32 दिन की है। अगर आपकी मेंस्ट्रुअल पीरियड और अधिक बढ़ रहा है तो आप किसी गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर से संपर्क भी कर सकते हैं, ठीक, क्योंकि ये ज़्यादा नहीं बढ़ना चाहिए, हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता है। तो आप कैसे जानोगे कि किस दिन ओव्यूलेशन हो रहा है? कैसे पता करेंगे कि किस दिन ओव्यूलेशन हो रहा है? तो ओव्यूलेशन का पता करने के लिए टोटल मेंस्ट्रुअल साइकिल, कितने दिन की मेंस्ट्रुअल साइकिल हो रही है, ठीक, और -14 डेज। जब आप उसमें से 14 घटाओगे तो वो दिन तुम्हें पता चल जाएगा जिस दिन ओव्यूलेशन हो रहा होता है। और जब ओव्यूलेशन जिस दिन होगा, थोड़ा अंदर की बात है, जिस दिन ओव्यूलेशन होगा उस दिन हल्का सा फीवर, जो फीमेल अपनी बॉडी की तरफ हाई सेंसिटिव होती हैं, उनको पता चल जाता है कि आज ओव्यूलेशन हुआ है। वो क्यों सेंसिटिव होता है? क्योंकि वहाँ पे प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन होता है, और प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन जो होता है वो थर्मोजेनिक यानी इफेक्ट टेम्परेचर को हल्का बढ़ा देता है, वो थर्मोजेनिक इफेक्ट शो करता है। कौन सा? प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन, ठीक। तो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन थर्मोजेनिक इफेक्ट को शो करता है। अब हम आपको बताने वाले थे कि मेंस्ट्रुअल साइकिल में कैसे पता करेंगे किस दिन ओव्यूलेशन हो रहा है। ऐसे समझो, टोटल डेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, मेंस्ट्रुअल तरफ जाकर इसको हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। मेंस्ट्रुअल साइकिल, ये तो हम आपको ओव्यूलेशन बताने जा रहे हैं, -14 डेज। हाँ, ये है। जैसे कि मान लो आपकी जो आपकी जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो टोटल 21 दिन की है, ठीक। अब आप सोच रहे हैं कि हमारा ओव्यूलेशन, अंडोत्सर्ग कब होगा? तो इसको जानने के लिए टोटल डेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल -14 डेज, ये जानते हैं कि ओव्यूलेशन किस दिन होगा। तो टोटल डेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल -14 डेज। तो आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल कितने दिनों की? 21 दिनों की। -14 डेज, इसमें से 14 घटा दो। अब 21 से 14 घटाने का वक्त आ गया है। अब आप कितने धनुधर हो ये आप ही बताओगे, घटा के बताओ जल्दी से। हाँ, अगर आप घटा पा रहे हो ना तो सही बात है, अगर आप नहीं घटा पा रहे हो तो इसका पूरा संदेश है कि आप बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, और बायोलॉजी पढ़ने का मतलब है कि आप सब भूल जाते हैं। लेकिन नहीं, ऐसा करोगे तो बेटा फिजिक्स नहीं पढ़ पाओगे। 7th डे के ऊपर ओव्यूलेशन होगा, 7th डे पर ओव्यूलेशन होगा, ठीक। ओव्यूलेशन होगा कब होगा? 7th डे पे, क्योंकि 21 दिनों की। मान लो किसी की जो साइकिल है वो 20 दिनों की है, तो आप इसमें से 14 घटा दो, 6 दिन पे होगा। 30 दिनों पे है, मान लो अगर किसी की मेंस्ट्रुअल साइकिल 30 दिन की पूरी है, कितने दिनों पे होगा? बताओ। तो 16वें दिन होगा, ठीक। तो ये मेंस्ट्रुअल साइकिल के डेज काउंट किए जाते हैं। तो जो आगे की क्लास है वो हम उसमें पढ़ेंगे थोड़ा सा। और आप ये जान लीजिएगा कि अगर पहली बार ओव्यूलेशन हो रहा है, तो उसे मिनार्की कहते हैं, रजोधर्म कहते हैं। पहली बार, इसको हिंदी में लिखना फर्स्ट टाइम। पहली बार ओव्यूलेशन को मिनार्की रजोधर्म कहते हैं, ठीक। लास्ट बार या आखिरी बार ओव्यूलेशन को
ओव्यूलेशन को मीनोपॉज कहते हैं, रुक गया, मीनोपॉज कहते हैं। रजोनिवृत्ति, हिंदी में रजोनिवृत्ति कहते हैं। ठीक, ये हो गया पूरा। आगे मेंस्ट्रुअल कैसे होता है, क्या होता है, हम पूरा डिटेल जानेंगे। ठीक, तो शायद आपका लेक्चर पूरा आपको याद होता, हम फिर से रिकॉल करा रहे हैं। जैसे कि एक हमारी ओवरी है, ओवरी की ओरिजिन कैसे होती है, मीजोडर्मल होती है। ओवरी जो होती है एब्डोमेन से मीजो ओवेरियन से बंधी होती है, पेल्विक वाल से सस्पेंसरी लिगामेंट से जुड़ी होती है, और ओवरी यूट्रस से ओवेरियन लिगामेंट से जुड़ी होती है। ठीक, और ये एब्डोमेन में पाई जाती है। क्यों पाई जाती है? क्योंकि बॉडी टेम्परेचर के ऊपर oogenesis हो सकता है, जबकि स्पर्मेटोजेनेसिस स्पर्म नहीं होते हैं, टेस्ट मतलब फॉर्मेशन नहीं हो पाता है। इसलिए टेस्टिस एब्डोमिनल कैविटी के बाहर होते हैं, क्योंकि वहाँ का टेम्परेचर कम होता है। ये हमारा ओवरी हो गई। अब ओवरी जब हमारा एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट हो रहा होता है, उसमें 2 से 3 मिलियन प्राइमोर्डियल फॉलिकल बन जाती हैं, और जब प्यूबर्टी आते आते 60 से 80 हज़ार बचती हैं, और बीच में कुछ फॉलिकल डिजनरेट हो जाती हैं। उस डिजनरेशन को अट्रेसिस कहते हैं। ठीक, अब ये 60 से 40 हज़ार बन जाएंगी। उसके बाद में एफएसएच का लेवल बढ़ेगा। एफएसएच का लेवल कहाँ से बढ़ता है? एंटीरियर पिट्यूटरी से। कौन निकला होता है? GnRH। GnRH का फुल फॉर्म क्या होता है? गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। तो वो जो हार्मोन रिलीज कराएगा एफएसएच, और फॉलिकल बढ़ेगी। फॉलिकल बढ़ने के साथ साथ में ग्रेनुलोसा सेल जो होती हैं वो बढ़ेंगी। ग्रेनुलोसा सेल एक लेयर बना लेती हैं, और उस लेयर को थीका कहा जाता है, थीका लेयर। और थीका लेयर 2 प्रकार की होती है, या 2 तरीके की, थीका एक्सटर्ना और थीका इंटरना होती है। थीका एक्सटर्ना और थीका इंटरना होती है। अब ये ग्रेफिन फॉलिकल और थोड़ा आगे बढ़ेगी, देन हो जाएगा ओव्यूलेशन हो जाएगा, और ओव्यूलेशन होने के बाद में सेकेंडरी oocyte बाहर निकल आएगा, और यही सेकेंडरी oocyte जो होता है फैलोपियन ट्यूब के एम्पोलरी स्टमक रीजन पे पहुंच के फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। अगर हो जाएगा, जो ग्रेफिन फॉलिकल का रिमेनिंग रप्चर हुआ भाग बचा था, उसे कहते हैं कार्पस ल्यूटियम। और कार्पस ल्यूटियम जो होता है टेम्पररी इंडोक्राइन ग्लैंड का काम करता है, और जो टेम्पररी इंडोक्राइन ग्लैंड का प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन रिलीज करता है। क्यों रिलीज करता है? क्योंकि यूट्रस के इंडोमेट्रियम को मेंटेन करना होता है। जैसे तुम्हें मेंटेन करने के लिए खाना की जरूरत पड़ती है, ऐसे यूट्रस को इंडोमेट्रियम की लाइनिंग को मेंटेन करने के लिए प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन रिलीज की जरूरत पड़ती है। और जब ये प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन की डिक्रीज होने लगता है, फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन डिक्रीज करेगा, तो ये कार्पस एल्बिकेंस बन जाएगा। और एल्बाइनो रिलेटेड टू एल्बाइनो माने वाइट होता है, इसलिए वाइट अपीयरेंस का होता है, जबकि कार्पस सेल जो ल्यूटियम होता है वो वाइट अपीयरेंस का होता है। अब बात ये आती है कि सर 60 से 80 हज़ार प्राइमरी फॉलिकल थी, तो ओव्यूलेशन है, ओव्यूलेशन में कितने भाग लेंगे? तो एक पूरी फीमेल की रिप्रोडक्टिव लाइफ में 400 ही फॉलिकल बन पाते हैं, वो रिलीज हो पाते हैं। तब तक उसका रिप्रोडक्टिव जो टाइम है वो ख़त्म हो जाता है। रिप्रोडक्टिव टाइम को ही फर्टाइल पीरियड के नाम से जाना जाता है। ठीक, ये इतना हमारा हो गया। चलिए धन्यवाद, फिर मिलते हैं आगे की क्लास में।